आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 हिस्ट्री का है। लेसन फर्स्ट हमारा अतीत, इसका पार्ट 1। ये भारती वन बुक से लिया गया है, ठीक है। हमारा अतीत, टॉपिक का नाम है हमारा अतीत। अतीत के बारे में जानना है। अतीत मतलब जो बीता हुआ है, यानी हमारा एंसेस्टर्स यानी पूर्वज कैसे थे और वहां से सभ्यता की किस प्रकार से विकास हुई। तो सबसे पहले हमने जाना किस प्रकार कि आज के डेट में तो कोई जिंदा नहीं होगा उस समय वाले आदमी, तो किसी न किसी लिखित विधि द्वारा हम लोगों को वो ज्ञान होगा, प्राप्ति होगी, ठीक है। तो अतीत की घटनाओं को जानकारी हम लोग को कैसे मिलता है। तो स्टार्टिंग में देखे थे कि वृक्ष के पत्ते पर या उसके वृक्ष के छाल पर लिखा हुआ मिला, कुछ ताम्र पत्र द्वारा मिला। लेकिन ये इतिहास का कला क्या है, इतिहास लिखने वाला आदमी का कैरेक्टर के अनुसार उस समय का इतिहास लिखा जाता था। अब कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, मान लिया जाए कि कोई इतिहासकार है, वो किसी राजा के संरक्षण में रह रहा है, यानी राजा उसको जो चाहेगा वही लिखवाएगा। कुछ इतिहासकार फ्री होते थे, यानी सही घटनाओं को व्यक्त करते थे, और इतिहासकार कुछ ऐसे हैं जो अपनी सोच पर आधारित होते थे। तो उसी घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इतिहासकार जो थे वो अपनी लेखन कला के विकास किस प्रकार किया। तो एक एक लाइन देखा जाएगा इसमें। देखिए, कहता अतीत के अध्ययन से, यानी जो घटनाएं पीछे गुजर चुकी है उसके अध्ययन से हमें पूर्व में घटी, पूर्व मतलब होता है पहले, और उत्तर मीन्स होता है बाद में। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पूर्व मीन्स पहले और उत्तर मीन्स बाद में होता है। उत्तर मीन्स बाद में, पूर्व मीन्स पहले और उत्तर मीन्स बाद में। तो पूर्व में घटी घटनाओं की जानकारी, यानी जो भी घटनाएं घटी उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अध्ययन करेंगे, अतीत का अध्ययन करेंगे तो हमें ये जानकारी मिलेगी कि पहले घटनाएं किस प्रकार से घटी थी उसके बारे में। इन घटनाओं के माध्यम से, इसके मीडियम में हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज यानी एंसेस्टर्स, आदि मानव या हमसे जो पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हमारे पूर्वज यानी एंसेस्टर्स का रहन सहन कैसा था, यानी वो किस प्रकार से रहते थे, क्या चीज खाते थे, उनका पूरा कल्चर क्या था, सांस्कृतिक सभ्यताएं क्या थी, शादी विवाह कैसे होता था, उस समय क्या कास्ट रहता था, उस समय राजा होते थे, ठीक है, प्रजा की देखभाल राजा कैसे करता था, ये सब की जानकारी मिलता है। तो उनका रहन सहन के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसा था, वे किन किन रीति रिवाज का मतलब ये होता है कि जन्म लेने के बाद उनमें कुछ रीतियां होती थी क्या, ठीक है। अगर उनका बीमार पड़ गए तो कुछ रीति रिवाजों से उनका कुछ इलाज होता था क्या, झाड़ फूक, जादू टोना। फिर उनके बाद शादी विवाह कैसा था, तो ऐसी घटनाओं को कहा जाता है रीति रिवाज। मरने के बाद उन्हें दफनाया जाता था कि जलाया जाता था, तो ये सब घटना कहा जाता है रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। तो रीति रिवाजों का पालन कैसे किया करते थे, आज के अनुसार आज जिस प्रकार से रीति रिवाज रहता है क्या उसी प्रकार से था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वे किस प्रकार वर्तमान सभ्यता की ओर बढ़े, और आज हमारी सभ्यता यानी वर्तमान में जो हम लोग रह रहे हैं, तो हमारा रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है और रीति रिवाज कैसा है, क्या उसी के अनुसार था कि उसमें कुछ परिवर्तन था, और अगर था कुछ अलग परिवर्तन था तो धीरे धीरे आज की जैसा सभ्यताएं किस प्रकार से आई, ठीक है ना। आज जो एज है, मोबाइल फोन का एज है, वो किस प्रकार से यहाँ तक के बढ़ा। खान पान में बहुत सा आज अलग अलग डिस्क बनाया जाता है, वो किस प्रकार से हुआ। शादी विवाह में इतना धूमधाम से किया जाता है, मरने के बाद बगैर। तो कहने का मतलब है कि आज जो जिस प्रकार से सभ्यता आई वो पहले से किस प्रकार से भिन्न है, या यहाँ तक पहुँचने में कितना हम लोग को मुशक्कत करना पड़ा, इसकी जानकारी अध्ययन करेंगे।
अतीत के अध्ययन ही इतिहास है। यानी इतिहास क्या है तो कह दीजिए कि बीता हुआ चीज जिसका लिखित ब्यौरा मिलता है उसे ही इतिहास कहेंगे। अगर अध्ययन नहीं कहें तो उसका इतिहास नहीं हो पाया, है ना। सोच पर आधारित इतिहास को सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो जब तक उसका लिखित ब्यौरा ना हो तो हम वैसे इतिहास को नहीं मानेंगे। यानी अतीत का अध्ययन, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो बीता हुआ चीज है तो वही हिस्ट्री कहलाएगी, इतिहास कहलाएगी। कहता है भारत का अतीत अत्यंत ही गौरवपूर्ण रहा है ना। और विश्व में बहुत से देश हैं, अलग अलग महाद्वीप है, ठीक है। उस महाद्वीप में एशिया, और एशिया में भारत का स्थान बहुत गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ से सभ्यता का विकास कहा जाता है। जैसे ऐसे कुछ और भी देशों में सभ्यता का डेवलपमेंट ज्यादा रहा, जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसी प्रकार से कुछ विश्व के और भागों में, जैसे दजला फरात की सभ्यता ईरान इराक के एरिया में, और मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामियन की सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सा सभ्यता मिला जो पूरा फलते फूलते नजर आया। यानी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है भारत का भी। तो हमारी सुमेरियन सभ्यता के अनुसार, सुमेरियन सभ्यता के समकालीन इतिहास, समकालीन जो सभ्यताएं थी हमारे यहाँ, वो क्या था तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता। कहता इसने, यानी भारत की सभ्यता में इसने शिक्षा, साहित्य और गणित के क्षेत्र में पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। जैसे माना जाता है आर्यभट्ट का ने जीरो का खोज किया, ये भारत के ही निवासी थे, ठीक है। तो गणित के क्षेत्र में या फिर खगोल के क्षेत्र में, खगोल वैसा अध्ययन को खगोल विज्ञान कहा जाता है जिसमें अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग बोलेंगे खगोल। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से या शिक्षा के, साहित्य के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में भारत का स्थान बहुत गौरवपूर्ण रहा है, ठीक है ना। पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया, यानी यहां से सीख करके लोग अलग अलग जगहों पर गए। प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में हमारे देश में राजनीतिक इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, है ना। स्टार्टिंग के समय में, एंस्टर्स के बाद थोड़ी सी और आगे, हमारे देश में कोई भी राजनीतिक इतिहास नहीं लिखा जाता था। यानी यहाँ का किस प्रकार से, राजनीति का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमारे ऊपर अगर कोई शासन व्यवस्था लगा रहा है, जैसे हमारे ऊपर अभी शासन किसका है तो हमारे ऊपर शासन सरकार का है। इसके पहले शासन व्यवस्था राजा का चलता था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक इतिहास पहले लिखा नहीं जाता था, उसकी परंपरा ही नहीं थी। कहता है उस समय की सभी पुस्तक धर्म एवं संस्कृति पर आधारित थी। जितना भी पुस्तक लिखी जाती थी वे धर्म के अनुसार, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, ठीक है, भगवत गीता, तो ये धर्म पर आधारित था, और संस्कृति यानी कल्चर पर आधारित था। ये हमारी जो इतिहास कला थी वो राजनीतिक पर नहीं लिखा जाता था। हम कैसे रहते थे, हमारा खान पान क्या था, उसके बारे में नहीं लिखा जाता था। कालांतर में, यानी जो बीत गया उसको हम लोग बोलेंगे कालांतर, है ना। यानी प्राचीन से थोड़ा और आगे आइए तो कालांतर में राजनीतिक इतिहास लेखन की कला विकसित हुई। जैसे कहा जाए कि प्राचीन में जब से मतलब रामायण, महाभारत ये सब लिखा गया, उस समय राजनीतिक व्यवस्था पर कोई आधारित पुस्तक नहीं होती थी। उस समय की जो पुस्तक होती थी वो धर्म और संस्कृति से संबंधित होती थी। लेकिन बाद में, कालांतर यानी बाद में, राजनीतिक इतिहास लिखने की कला धीरे धीरे विकसित हुई, ठीक है। राजा के बारे में इतिहास कला लिखने की विकसित हुई, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो लेखन कला, राजनीतिक इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी उस समय। एक ही चीज बार बार हो गया। तो लेखन कला, हाँ, धीरे धीरे कालांतर में यानी बाद में राजनीतिक इतिहास लिखने की कला डेवलपमेंट हुई, विकसित हुई। लेखन कला की दृष्टि से अतीत की जानकारी देने वाला इतिहास
को दो भागों में बांटा गया है। यानी अब धीरे धीरे लेखन कला आ गया, यानी लिखने की कला। जैसे ये लिखने की कला है, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। हम लोग अगर इंग्लिश में लिखते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूं, तो ये भी एक लिखने की कला है। इसको हम दो चीज में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो लिखने की कला हुई, इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है, और ये जो लिखने की कला है इसको रोमन कहा जाता है। ऐसे हम लोग 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है ना। इसको कहा जाता है अरबी। क्या कहा जाएगा? अरबी। तो लिखने की ये अलग अलग कलाएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बंगला है, अलग अलग और भी कलाएं हैं, तो इसको हम लोग लिपि कहेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इतिहास को लिखने की कला दो भागों में बांटा, यानी ये नहीं, इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश जो बोलते हैं ये नहीं कलाएं, दो कैटेगरीज में बांटा गया। अब देखिए वो कैटेगरीज क्या है। पहला, जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, ठीक है। ऐसे भी हम लोग इतिहास को लिखे हैं जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, उसको भी हम लोग बाद में स्मृति पर आधारित या किसी चीज को देख करके हम लोग लिखने की व्यवस्था को विकसित किए। तो कहता है कि जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था तथा लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। अभी जो हमने बताया यहाँ पे इंग्लिश में लिखे तो ये हो गया रोमन लिपि, और यहाँ पे हिंदी में लिखा गया ये हो गया देवनागरी लिपि। देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको इंग्लिश और इसको हिंदी, लेकिन लिपि क्या है? तो ये देवनागरी लिपि है और ये हिंदी है, सॉरी ये रोमन लिपि है। तो ये क्लियर हो गया। तो कहता है कि उस समय का इतिहास को भी हम लोग लिख रहे हैं जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, यानी लिखना नहीं जानता था। जो हम लोग अभी लिख लिख करके व्यक्त कर रहे हैं वो इस प्रकार से लिखना नहीं जानता था, ऐसे चीजों को लिपि कहा जाता है। तो लिपि का आविष्कार नहीं था, लिखना नहीं जानता था, इसका मतलब लिपि का आविष्कार नहीं था। इस कला के इतिहास का निर्माण पुरातत्ववेदाओं ने खुदाई से प्राप्त कर अवशेषों को कार्बन 14 पद्धति से जांच करके क्रमबद्ध ढंग से किया है। देखिए अब इस बात को आप समझिए कि यहाँ पे जो बातें हैं, यहाँ पे इतिहास का निर्माण कैसे हुआ? जब आदमी लिखना नहीं जानता था। अब उसका समय का कुछ नहीं, मेरे पास आदमी भी नहीं है कि मैं पूछूं, वो सब आदमी मर गया, ठीक है। तो कैसे पता लगाए? तो पता लगाने के लिए कुछ पुरातत्ववेदाओं, अब ये समझिए कि पुरातत्ववेदाओं को इंग्लिश में आर्कियोलॉजी बोला जाता है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्ववेदाओं। इसमें क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट में क्या होता है कि ये लोग खुदाई करते हैं और खुदाई से जो चीज प्राप्त होती है उसको कार्बन डेटिंग सिस्टम द्वारा, यानी उसके अवशेषों को बचा जो मिला उसके चीजों को कार्बन 14 पद्धति यानी कार्बन फोरेंसिक सिस्टम द्वारा जांच करके उसको चेक किया जाता है कि इसका एज क्या था। कार्बन 14 के द्वारा, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ये जांच किया जाता है कि किस पर उसका एज क्या है, उसका निर्माण कब हुआ था। अब ये चीजें कैसे पता चलती है? जब मान लिया जाए कोई पत्थर का बना हुआ है और उसमें कुछ गढ़ा गया, यानी शिल्प किया गया, ठीक है, गढ़ा गया, उसको छेनी हथौड़ी के माध्यम से कोई आकृति दी गई, कोई मूर्ति बनाया गया, स्कल्पचर्स, मूर्ति यानी स्कल्पचर बनाया गया, तो पता ये लगा लिया जाता है कि वो मूर्ति कब गढ़ा गया था। समझ में आया ना? किस पद्धति द्वारा, अगर पूछे कि पुरानी अवशेषों को किस पद्धति द्वारा उसकी उम्र पता लगाया जाता है, तो आप आंसर देंगे कार्बन 14 पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा कि किस पद्धति द्वारा पुरानी वस्तुओं का एज यानी उम्र को पता लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा कार्बन 14 पद्धति। खुदाई करते हैं जो लोग, उनको कहा जाता है पुरातत्ववेदाओं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। कहता इसे प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक किसे कहा जाएगा? एक बार फिर से समझिए। वैसा इतिहास लेखन की विधि जिसमें
उस समय के इतिहास को भी लिखा जाता है जिस समय लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी, अर्थात लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। तो पुरातत्ववेदाओं ने खुदाई से प्राप्त अवशेषों को जब कार्बन 14 पद्धति द्वारा हेलो आगे स्नान वो स्नान कर रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आप समझिए ऐतिहासिक काल क्या होता है। ऐतिहासिक काल वो होता है वैसा इतिहास जिसमें लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? सॉरी, प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। लिखने की कला इस समय विकसित नहीं हुई थी और उस इतिहास को लिखते हैं, तो ऐसे इतिहास को बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। अब कहता है कि यह काल प्राग ऐतिहासिक काल का लिपि के आविष्कार के बाद, लिपि के आविष्कार के हेलो हाँ 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 बोलिए। आज से है, आज हस्तकर्म का एग्जाम है और उसके बाद हस्तकर्म है, आज लास्ट एग्जाम है हस्तकर्म का, जाएगा आज की। आज सब बच्चा को आइए ना मिल के बात करते हैं। एक बच्चा में 600 रुपया लगेगा पूरा सेट से, एक सेट, हाँ ऊपर नीचे, ठीक है। आइए ना मिल के बात करते हैं, आइए। हाँ तो देखिए, कहता है लिपि के आविष्कार के बाद इतिहास को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से दो प्रकार की इतिहास लिखा गया। एक वैसा इतिहास जो लिपि के पहले का है, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग लिखना नहीं जानते थे, उस समय के इतिहास यानी प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा ऐतिहासिक काल। क्या है ऐतिहासिक काल? तो वैसा काल जो लिपि के आविष्कार के बाद लिखने की इतिहास को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो लिपि के पहले वाले इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल, लिपि के बाद वाले इतिहास को ऐतिहासिक काल। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से इतिहास को हमने दो भागों में बांटा। अतीत के अध्ययन से, यानी जो बीत गई, उसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में सभ्यता और संस्कृति कब कहां विकसित हुई, कब कैसे और कहां विकसित हुई, ये पता चल पाता है प्राग ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल के दृष्टि। हमें यह भी पता चलता है कि भारत का अतीत केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। अब समझिए ये क्या होता है, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, यानी सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन और विकेंद्रीकरण को बोलते हैं डिससेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले यह बताया गया कि प्राचीन अतीतों के अध्ययन से हमें क्या पता चला कि प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसे, कब और कहां विकसित हुई। क्लियर है? कैसे, कब और कहां विकसित हुई ये पता चलता है। और हमें भी और क्या पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि भारत के अतीत यानी बीता हुआ भारत, प्राचीन भारत केंद्रीकरण था, यानी पूरा भारत के राजा एक होते थे, यह भारत कई खंडों में टुकड़े टुकड़े विभाजित थे। ठीक है? तो हम लोग कहेंगे, अब देखिए उसका हम लोग जानकारी, तो अगर एक ही मालिक रहेगा पूरा भारत का, तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। और विकेंद्रीकरण यानी सब पूरा राजा है, भारत एक है और छोटे छोटे कई राजाएं हैं और वहां अपना अपना राज्य चला रहे, तो ऐसे घटनाएं विकेंद्रीकरण यानी डिससेंट्रलाइजेशन कहलाता है या डिस्क्रिमिनेशन कहलाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की जो कहानियां थी वो कैसे होता है, जैसे अगर कोई राजा बहुत शक्तिशाली है तो पूरा भारत का राजा होता था, लेकिन कभी राजा कमजोर पड़ जाता था तो छोटे छोटे एरिया में बहुत से राजा बट जाता था। ठीक है?
तो इन दोनों के बीच संघर्ष की कहानियां कैसे हुई, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ अनेकता के बीच एकता का भावना कैसे प्रबल रही है, यानी कहता है कि यहाँ अनेकता है। जैसे अब भारत के बारे में आप जानिएगा तो यहाँ का खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा, ठीक है, सब चीज अलग है। उत्तर भारत में कुछ और भी शैलियां हैं, दक्षिण भारत में और है, मध्य भारत में और है। हर प्रकार के कल्चर में विविधता पाई गई, ठीक है। तो अनेकता के बाद भी एकता किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रही, उसका जो भावना है, मनोबल है, वो किस प्रकार से सबसे प्रबल है, इस बातों की हम लोग जानकारी प्राप्त करें। भारतीय उपमहाद्वीप, अब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अब समझिए महाद्वीप और उपमहाद्वीप में क्या अंतर है। जैसे महाद्वीप की संख्या 7 है, ठीक है ना। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक खोज के अनुसार कहा जाता है कि एक और महाद्वीप खोजा गया जिसको जीलैंडिया कहा गया। लेकिन अभी तक के ज्ञात के अनुसार 7 महाद्वीप है। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। एक और क्या है, उप महाद्वीप क्या होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे एक बड़ा देश रहता है और उसके बगल में बहुत छोटा छोटा देश रहता है, जिसका लगभग कार्यभार एक ही देश पर डिपेंड करता है, तो उसको उप महाद्वीप कहा जाता है। तो एक नाम दिया गया उप महाद्वीप, भारतीय उप महाद्वीप। तो भारतीय उप महाद्वीप का अर्थ हो गया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, नेपाल। तो ये सब देश को हम लोग क्या बोलेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आया, ठीक है ना। इसमें चीन शामिल नहीं, चीन तो अपने आप में एक बड़ा देश है। तो भारतीय महाद्वीप में ये सब देश आए। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा कि उपमहाद्वीप क्या होता है। छोटे छोटे द्वीप मिलाकर के एक द्वीप बना लेते हैं, उसको उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो एक स्पेशल नाम दिया गया भारतीय उपमहाद्वीप। तो छोटे छोटे देशों को चलाने का काम लगभग दृष्टिकोण से भारत का ही जाता है। तो इस प्रकार से उसे हम लोग बोलेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। एक बार फिर से समझिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सब देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो अतीत के अध्ययन से ये हमें पता चलता है एक क्षेत्र के, यानी एक क्षेत्र यानी एरिया, क्षेत्र का मतलब होता है एक एरिया, खेतीहरों का जीवन था। यानी लगभग अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट थी खेतीहर पर। लोग खेती का कार्य किया करते थे, खेती में काम करते थे। अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, कला आदि दूसरे क्षेत्रों से भिन्न है। यानी कहा गया कि भारत में विविधता किस प्रकार से आई, तो उसके लिए कहा जाता है कि खेतीहरों का जीवन, एक क्षेत्र में खेतीहरों का जीवन था, दूसरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था था। तो व्यवसाय यानी काम करते हैं जो, जैसे जिनका अलग अलग काम करने का जो पेशा होती है उसको बोला जाता है व्यवसाय। पेशा के क्या बोला जाता है, व्यवसाय। कला यानी जो अभी हम लोग को लिखने की ये कला है, मूर्ति बनाने की कला, कपड़ा बनाने की कला, ठीक है, सब जितने भी कारीगर्स हैं ये कला से, कला शब्द से ही कारीगर शब्द आया है, ठीक है। तो आप जो अलग अलग काम करते हैं वो एक कला होता है, ठीक है ना। तो कला आदि दूसरे क्षेत्र से भिन्न था, ठीक है। देखो कोई आदमी काम करता है तो कहता है कि ये कला सब में थोड़ी ना है, ये कला तो सिर्फ हम में है, ठीक है ना। तो ये कला, यह विभिन्नता हम आज भी पता चलता है। पूरा देश में विभिन्नता जो है वो आज भी हमें पता चल रहा है। अतः विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास अलग। उत्तर भारत का इतिहास कुछ अलग होगा, दक्षिण भारत का इतिहास कुछ अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास अलग अलग है। इतिहास के संबंध में यहाँ पे देखिए, कहता है इतिहास के संबंध में, यानी इतिहास से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, संबंध का मतलब होता है जुड़ी हुई चीजें। तो इतिहास के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, अलग अलग। मत का मतलब होता है सोच,
मत का मतलब होता है सोच, उनकी कल्पना, उनकी विचारधारा। तो इतिहास से संबंधित विद्वानों का अलग अलग सोच है। ठीक है, देखिए हम लोग कहते हैं कि अगर 5 आदमी है तो पांचों आदमी का सोच अलग अलग, तो इतिहासकारों का भी सोच कुछ अलग अलग है। मत मतलब उसका सोच। ठीक है, कई विद्वान मानते हैं कि इतिहास यूनानी शब्द लोरोप्ला किससे बना है? लोरोप्ला से लिया गया है। यानी इतिहास क्या मानते हैं? इतिहास का बारे में लोग समझते हैं लोरोप्ला शब्द इतिहास से आया। इतिहास कहां से आया है? तो इतिहास लोरोप्ला शब्द है। कोई पूछे कि लोरोप्ला कौन सा भाषा है? तो यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है? यूनानी, जिसका अर्थ सीखना होता है। तो इतिहास का मतलब हो गया हिंदी में सीखना। और अगर इतिहास को यूनानी भाषा में कहिए तो उसे लोरोप्ला कहा गया। क्या कहा गया? लोरोप्ला। तो ये समझ जाइए फिर से। कहता है कई की विद्वान मानते हैं कि इतिहास यूनानी शब्द लोरोप्ला से लिया गया है। किससे लिया गया? लोरोप्ला। और लोरोप्ला का मतलब, लोरोप्ला यूनानी शब्द है और इसका मतलब यानी हिंदी में इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सीखना है। और इंग्लिश में इसका मतलब है लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना। कई अन्य विद्वानों का मानना है कि यह जर्मन शब्द है। क्या है? जर्मन। और जर्मन में जेस्टिएट्स से लिया गया है। किससे लिया गया? जेस्टिएट्स, जिसका अर्थ घटित होना होता है। देखिए दोनों इतिहास का विचारधारा लगभग सेम ही है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि लगभग दोनों इतिहासकार का विचारधारा सेम? दोनों एक ही चीज दोनों तो बोल रहे हैं। एक कह रहे हैं कि सीखना होता है, थोड़ी सी चेंज है, और दूसरा कहता है घटित घटना। यानी जो घटनाएं पहले हो गई उसी को इतिहास कहेंगे, और इतिहास का मतलब सीखना होता है। देखिए जो घटनाएं घट जाती है, जैसे मान लिया जाए कि ये फैन चल रही है, उसमें ऐसे हाथ डाल दिए तो आपका हाथ कट गया, तो आपने एक चीज सीख लिया कि आप चलते हुए फैन में कभी हाथ नहीं डालना है ना। अगर आप किसी कारण से ऐसे चले और गिर गए तो फिसल गए, अब ध्यान रहेगा कि ऐसा जब भूमि होती है तो उस पर चलना नहीं है, नहीं तो फिसल करके गिर सकते हैं। तो लगभग दोनों तो बातें बराबर ही कहा जा रहा है। तो अब कहता है अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इतिहास यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। अब दोनों में अधिकतर सही कौन सा है? हम लोगों किसको मान करके चलेंगे? हमारी भी जो अलग सोच है, हमारी भी मत अलग है। हम भारतवासियों की मत अलग है। और इसमें कहते हैं कि हमने इतिहास को ही हिस्टोरिया से लिया गया है। किसे लिया गया? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया कौन सा भाषा है? तो हम फिर से कहते हैं कि हिस्टोरिया एक यूनानी भाषा है। और इसका अर्थ सर्वप्रथम हेरोडोट्स ने किया था। हिस्टोरिया शब्द का सर्वप्रथम किसके मन में यह विचार आया था? तो हेरोडोट्स का विचार आया था। किसके मन में आया था? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है, इसलिए यह शब्द सबसे सटीक रही। हिस्टोरिया से लिया गया इतिहास, और यह सबसे सटीक रही, इसलिए इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहेंगे? हेरोडोट्स को कहेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से इतिहास का पिता हम लोग किसको कहा? हेरोडोटस को माना। ठीक है ना, हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना। आगे देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का जनक यानी पिता कहा जाता है। इसके अनुसार इतिहास का अर्थ जानना होता है। ठीक है, अगर कोई कह दे इतिहास का मतलब क्या है, जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसका मतलब क्या है, तो जानना। यानी जो शब्द हिस्टोरिया से लिया गया था, इतिहास का शब्द हिस्टोरिया यूनानी